हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स फॉर स्टडी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों का पार्ट 3। आपको बता दूं कि ये सारे प्रश्न चैप्टर वाइज बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। आपके ऑप्शन हैं द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, द्रव की श्यानता के कारण या कोई कारण नहीं। इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इसका सही जवाब होगा। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति मिलती है। आप जैसा कि फोटो में देख रहे हैं, इस तरह की गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण ही बनती है। जैसा कि आपको बता दूं कि पृष्ठ तनाव कहते हैं किसे हैं, तो पृष्ठ तनाव का वह गुण जिसके द्रव का वह गुण जिसके कारण कम से कम क्षेत्र प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है तथा स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण क्या होगा। शुद्ध जल और स्पर्श कांच के लिए स्पर्श कोण क्या होगा। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक ग्लास है, एक वाटर है, उस पर एक कोण बन रहा है, तो उस कोण का माप क्या होगा। आपका ऑप्शंस है 8, 135 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री। इसका सही जवाब होगा 0 डिग्री। इसका सही जवाब है 0 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। आपके ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है या जल के घनत्व के कारण। तो इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर जो है वो के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं या विचरण करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र के घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। आपके ऑप्शंस हैं पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व या बाष्प दाब। तो इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केशिका नली में जल की ऊपरी सतह क्या होता है। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह क्या होता है। केशिका नली, केशिका नली, तो इसका ऑप्शंस है अवतल, उत्तल, समतल या उभयोबतल। ठीक है, उभयोबतल। तो इसका सही जवाब होगा अवतल। ठीक, अवतल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पारा का ऊपरी सतह कैसा होता है। पारा का, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये पारा है, उसका ऊपरी सतह कैसा होता है। अवतल, उत्तल, समतल या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल। उत्तल की तरह होता है पारा का ऊपरी सतह। जब भी आप पारा को किसी सरफेस पे रखेंगे तो महसूस करेंगे कि ऊपरी सतह जो है वो अवतल जैसा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव पर क्या असर होता है। पानी में किरासन तेल का छिड़काव करने से इसका पृष्ठ तनाव पर क्या असर होता है। आपके ऑप्शंस हैं घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या सभी। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है घट जाता है। पृष्ठ तनाव इसका घट जाता है। जैसा कि जानते हैं कि पानी में मिट्टी का तेल इसलिए भी डाला जाता है क्योंकि उसमें मच्छर का जो लार्वा रहे वो नष्ट हो जाए, जिसके कारण मच्छर की प्रजनन दर कम होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या होता है।
किसी द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या असर होता है, क्या परिमाण होता है या क्या असर होता है। आपके ऑप्शंस हैं घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या सभी। इसका सही जवाब होगा बी, बढ़ जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। कब? जब द्रव का घनत्व अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। किसका? द्रव का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में क्या परिवर्तन होता है। अगर द्रव का घनत्व बढ़ जाए तो केशिका नली में इसका प्रभाव क्या होगा। आपके ऑप्शन है द्रव ज़्यादा चढ़ता है, द्रव कम चढ़ता है, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा द्रव कम चढ़ता है। स्वाभाविक है जब कोई भी द्रव गाढ़ा हो जाए तो केशिका नली में वह कम चढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस बल के कारण पानी कांच को भिगोता है। किस बल के कारण पानी जो है वह कांच को भिगोता है। आपके ऑप्शन है संजक बल, ससंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या कोई नहीं। ससंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा असंजक बल के कारण, असंजक बल के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका सतह कैसा होता है। शायद ये क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया है, माफ़ कीजिएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका सतह कैसी होगी। इसका सही जवाब होगा उत्तल। ठीक है, उत्तल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केशिका नली की त्रिज्या घटाने पर द्रव, केशिका नली की त्रिज्या घटाने पर द्रव पर क्या असर होगा। कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। केशिका नली में द्रव की ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं होगा, पड़ेगा या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। अगर केशिका नली की त्रिज्या घटा दिया जाए तो द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है, क्यों। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है, क्यों। आपके ऑप्शंस हैं पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए, दूसरा है पृष्ठ तनाव को बढ़ाने के लिए, सी है घनत्व बढ़ाने के लिए, डी आयतन बढ़ाने के लिए। जैसा कि जानते हैं कि समुद्र में तेल डाला जाता है, किस लिए। तो इसका सही जवाब पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पारा में स्पर्श कोण का मान क्या होगा। पारा में स्पर्श कोण का मान क्या होता है, माफ़ कीजिएगा क्या होता है। न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा अधिक कोण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है। गरम सूप को जब हम पीते हैं तो वह स्वादिष्ट क्यों लगता है। तो इसके ऑप्शंस हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण, पृष्ठ श्यानता अधिक होने के कारण या सभी। इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। 15 नंबर क्वेश्चन का ए। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है, जिसके कारण वह ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता क्यों रहता है। तो इसका ऑप्शंस हैं पृष्ठ तनाव के कारण,
मिट्टी के तेल में ऊपर चढ़ने के कारण, मिट्टी के तेल का घनत्व कम होने के कारण या केशित्व के कारण। इसका सही जवाब होगा डी यानी केशित्व के कारण। अब केशित्व क्या है तो जान लेते हैं। केशित्व में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशित्व कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण? अक्सर हम जब अपना शेविंग करते हैं तो जो ब्रश इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसे जब पानी में हम डुबोते हैं तो जो वो ब्रश का बाल है जो आपस में चिपक जाता है, वो किस कारण से चिपकता है? आपके ऑप्शंस हैं श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ससंजक के कारण या प्रत्यास्थता के कारण। इसका सही जवाब है सी यानी ससंजक के कारण। ससंजक के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल का पृष्ठ तनाव शून्य किस तापमान पर हो जाता है? जल का पृष्ठ तनाव शून्य किस तापमान पर हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं 0 केल्विन, 277 केल्विन, 377 केल्विन या 643 केल्विन। सही जवाब है 643 केल्विन पर। 643 केल्विन पर जल का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होगा? सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं 8 डिग्री, 0 डिग्री, 138 डिग्री या 90 डिग्री। इसका सही जवाब होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री इसका सही जवाब है, माफ़ कीजिएगा, इसका सही जवाब होगा 8 डिग्री। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ससंजक बल, आसंजक बल, घर्षण बल या कोई नहीं। पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण, पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण होता है ससंजक बल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। द्रव का पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है, क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है या ताप के साथ घटता है? तो इसका सही जवाब है ताप के साथ घटता है। ताप के साथ घटता है। इन कथनों में यह कथन सिद्ध होता है कि ताप के साथ घटता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कांच की केश नली में शुद्ध जल के चढ़े स्तंभ की ऊंचाई निर्भर करती है। क्वेश्चन है कि शुद्ध कांच की केश नली में शुद्ध जल के चढ़े स्तंभ की ऊंचाई निर्भर करती है। आपके ऑप्शंस हैं नली की त्रिज्या पर, जल के घनत्व पर, जल के पृष्ठ तनाव पर, उपयुक्त सभी पर एक। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी पर एक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, अगला प्रश्न है, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान होता है। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान क्या होता है? आपके ऑप्शन है 90 डिग्री, 110 डिग्री, 45 डिग्री या 138 डिग्री। तो इसका सही जवाब होगा 138, 138 डिग्री। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। कथनांक पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव होता है, क्या होता है? शून्य, ऋणात्मक, अनंत या कोई नहीं। शून्य, ऋणात्मक, अनंत या कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा शून्य। क्वथनांक पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव होता है शून्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके संपर्क में चांदी का स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है? निम्न में से किसके संपर्क में चांदी का स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है?
आपके ऑप्शंस हैं पारा, जल, केरोसिन तेल, अल्कोहल। केरोसिन तेल मतलब मिट्टी का तेल एवं अल्कोहल। आपका सही जवाब होगा जल। जल के संपर्क में चांदी का स्पर्श कोण 90 डिग्री हो जाता है। जल के संपर्क में चांदी का स्पर्श कोण 90 डिग्री का हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जल की एक बड़ी बूंद को 8 छोटी बूंद में तोड़ा गया है। छोटी बूंद के अंदर दाब अधिक बड़ी बूंद की अपेक्षा कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं आधा, दोगुना, 1/4 या 4 गुना। कह रहा है कि जल की एक बड़ी बूंद को 8 छोटी बूंद में तोड़ा गया है। छोटी बूंद के अंदर दाब अधिक बड़ी बूंद की अपेक्षा कितने होगा? तो इसके ऑप्शन है आधा, दोगुना, 1/4 या 4 गुना। इसका सही जवाब होगा दुगना। ये दुगना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो द्रव केशिका नली को गीला नहीं करते हैं उसके लिए स्पर्श कोण का मान होता है, क्या होता है? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री से अधिक या कोई नहीं। जो द्रव कोशिका नली को गीला नहीं करते हैं उसके लिए स्पर्श कोण का मान होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री के बराबर, 90 डिग्री से अधिक या कोई नहीं। आपके ऑप्शंस हैं, इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक। अगला प्रश्न है, किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखने पर अक्षर उभर जाते हैं? किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आसंजक बल, ससंजक बल, छीन बल या कोई नहीं। ऑप्शंस हैं असंजक बल, ससंजक बल, छीन बल या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा असंजक बल, असंजक बल। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? आपके ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है घटती है, घटती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे जाने से पहले श्यानता के बारे में कुछ जानकारी ले लें कि श्यानता कहते किसे हैं। तो कहा जाता है कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता हो उसे श्यानता कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे एक बार फिर से कि तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे श्यानता कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? पहले द्रव में पूछ रहा था, अब गैस में पूछ रहा है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता में क्या परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन हैं घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बढ़ती है, मतलब ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तरल के क्षैतिज प्रवाह में जहाँ वेग अधिक होगा वहाँ दाब अधिक होगा या दाब कम होगा या दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दाब कम होगा, दाब कम होगा।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गाढ़े द्रव श्यानता अपेक्षाकृत अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है या सभी? इसका सही जवाब है अधिक होती है। अगला प्रश्न पे, तरल के प्रभाव का दर मापा जाता है किससे? मतलब तरल के प्रभाव का दर मापा जाता है किससे? थर्मामीटर से, बेंचुरीमीटर से, हाइड्रोमीटर से या कोई नहीं? थर्मामीटर से, बेंचुरीमीटर से या हाइड्रोमीटर से या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बेंचुरीमीटर। बेंचुरीमीटर यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा एक क्षैतिज पाइप में किसी तरल के प्रवाह की दर को मापा जाता है। क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा क्षैतिज पाइप में किसी तरल के प्रवाह की दर को मापा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, श्यानता गुणांक का मात्रक है क्या? प्याज, पास्कल, न्यूटन या जूल? आपका सही जवाब होगा प्वाइज। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं न्यूटन का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं क्या? जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व या जल के प्रवाह की दर? तो इसका सही जवाब होगा जल के प्रवाह की दर। जैसा कि डिफिनेशन में पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा क्षैतिज पाइप में किसी तरल के प्रवाह की दर को मापा जाता है। किसकी? बेंचुरीमीटर द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, इसे कहते हैं क्या? कहते हैं पृष्ठ तनाव, घनत्व, श्यानता, आपेक्षिक आर्द्रता। ऑप्शंस हैं पृष्ठ तनाव, घनत्व, श्यानता या आपेक्षिक आर्द्रता। तो इसका सही जवाब होगा श्यानता। ठीक है, इसका सही जवाब है श्यानता। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्योंकि किस कारण जिंदा रहते हैं? क्योंकि जलीय जंतु बर्फ में जिंदा रह सकते हैं, या बर्फ के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, या जलीय जंतु के शरीर की बनावट के कारण, या डी सभी असत्य हैं। तो इसका सही जवाब होगा बर्फ के नीचे का जल 4 डिग्री सेल्सियस पे होना। जैसा कि जानते हैं कि जल के नीचे जो बर्फ़ होता है उसके नीचे की जो सतह, यह मान कर चलें यह बर्फ़ है, इसके नीचे की सतह 4 डिग्री सेल्सियस हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण यह बर्फ़ नहीं बनता और इसी में वहाँ पे जो भी जंतु रहते हैं वो इस परिस्थिति के अनुकूल को अपने आप को ढाल कर जीवित रह पाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु अस्थायी रूप से विकृत हो जाती तो इसे क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ विकृति, प्रत्यास्थ विकृति की सीमा, प्लास्टिक विरूपण या समरूप विकृति? तो इसका सही जवाब है प्लास्टिक विरूपण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रतिबल या विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात कहलाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रत्यास्थता गुणांक, घर्षण गुणांक, श्यानता गुणांक या बल नियतांक। इसका सही जवाब होगा प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें अधिक प्रत्यास्थता है? ऑप्शंस हैं रबड़, इस्पात, वायु या जल।
निम्नलिखित में किसमें अधिक प्रत्यास्थता है? तो आपके ऑप्शन हैं रबड़, इस्पात, वायु या जल। अब इसका सही जवाब होगा इस्पात। इस्पात में अत्यधिक प्रत्यास्थता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? अब यहाँ पे बोल रहा है सर्वाधिक, तो इसमें ये भी निम्नलिखित दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें ज़्यादा कौन है? तो इसका सही जवाब होगा स्टील। अभी इस्पात ही हुआ, एक ही क्वेश्चन रिपीट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है। आपके ऑप्शन है इस्पात, रबड़, चमड़ा, नायलॉन, उद्योग। इसका सही जवाब होगा इस्पात। अगला प्रश्न है, यदि किसी तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधा, समान, 2 गुना या 4 गुना। इसका सही जवाब है सामान्य। अगला प्रश्न, ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है या तेजी से बढ़ता है? ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है या तेजी से बढ़ता है? तो इसका सही जवाब होगा घटता है। अगला प्रश्न है, जब एक स्प्रिंग पर भार लटकाकर उसे खींचा जाता है तो विकृति होती है, तनन, अवरूपण, आयतन या प्रत्यास्थता। जब एक स्प्रिंग पर भार लटकाकर उसे खींचा जाता है तो विकृति होती है। आपके ऑप्शन है तनन, अवरूपण, आयतन या प्रत्यास्थता। तो इसका सही जवाब होगा अवरूपण। अवरूपण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द्रव का दृढ़ता गुणांक होता है। द्रव का दृढ़ता गुणांक होता है। आपके ऑप्शंस हैं 0, 1, अनंत या कोई नहीं। 0, 1, अनंत या कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, 0। आज का अगला प्रश्न, स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अवरूपण विकृति का अनुपात कहलाता है। स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अवरूपण विकृति का अनुपात कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा यंग दृढ़ गुणांक, दृढ़ता गुणांक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे नया है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है संपीड्यता, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा संपीड्यता। अगला प्रश्न है, द्रवों में होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। X4 स्टडी की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।